सर, डॉक्टर सर नरेंद्र गुप्ता सर। जी सर। रिकॉर्ड हाँ है, चालू है। सॉरी सॉरी सर। किया सर। जी। गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. Anurag Deshmukh sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर इनामदार मैम ने एक बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। पैथोलॉजी भी इस तरह का है कि ये रेमेडी हमको अच्छे से सीखने को मिलेगी कि हम भी ऐसे केसेस में हमारे पेशेंट को रिलीफ दे पाएं। तो सबसे पहले हम हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर इनामदार मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। ओके, दिख रहा है ना? ओके, मुझे लगा कैमरा Yes, ऑन नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सभी को जितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसने एनालिसिस डाला, सभी को थैंक यू। क्योंकि कुछ ना कुछ तो शेयर करूं और कुछ अलग से मतलब मेरा भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। तो फिर ओके, आज की केस स्टार्ट करते हैं। with deep gratitude to our master Dr. Samuel Henneman sir, हमारे सभी सीनियर्स मेंटर्स, महाडिक सर, परवीन सर, अपने गुरुजी महेश चंद्रा सर जी, और हमारे IHF मेंबर, HSH मेंबर के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेंटर्स है, सीनियर्स है, जिससे हम रोज सीखते हैं। संजय पटेल सर है और अनुराग सर है, संदीप गावते सर है, अश्विनी मैम है, सभी को ग्रेटिट्यूड। और आज का केस स्टार्ट करते हैं। तो एक लेडी, एक सर्वाइकल TB का केस था, मतलब शी वाज नॉट डायग्नोस्ड। 4-5 महीने से वो उसका मैटरनल होम करार है। तो वो लेडी मुंबई की है और उसको सीवियर नेक पेन था और हाथ में उसके स्टिफनेस और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स था। तो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, पहले वहां पे बताया, तो वो लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, किसी ने कुछ मतलब कैल्शियम डिफिशियंसीज, D3 के इंजेक्शंस दिए, फिर किसी ने बोला एनीमिया है, बाकी सब बहुत सारा हो गया था उसको। 4 महीने से वो ऑन एंड ऑफ अलग अलग डॉक्टर्स को बता रही थी। तो फिर वो जब हमारे हॉस्पिटल आई, उसका भाई लेके आया, तो व्हेन शी केम, तो हम दोनों भी थे केबिन में, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों भी बैठे हुए थे। तो फिर उसने जब बोला, तो वो इतने दर्द से हाथ पकड़ा हुआ था, उसने ऐसे नेक पकड़ा हुआ था और हाथ ऐसे स्टिफ था, तो ऐसे पूरी परेशान थी और बोली बहुत दर्द हो रहा है, 5 महीने से ऐसी ही कंडीशन है। फिर थोड़ा हिस्ट्री लिया कि क्या कंडीशन, मतलब और क्या क्या चेंजेस है। तो उसने बोला कि मेरे को भूख नहीं लगती है और मतलब मैंने उस लेडी को पहले भी देखा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वेट लॉस बहुत हो गया उसका और एनीमिक लग रही है। तो मैंने उसको पूछा कि आपका भूख कैसी है या फिर बाकी एपेटाइट, मतलब खाना, तो बोली नहीं, बहुत कम हुआ है मेरा खाना। तो फिर आई वाज थिंकिंग कि कॉक्स क्यों ना किया जाए इस लेडी का। तो हमने डिस्कस किया, तो वी वेंट फॉर TB गोल्ड और वो पॉजिटिव निकला उसका टेस्ट में, शी वाज डिटेक्टेड विद TB। तो फिर नेक में था पेन, तो फिर MRI किया हमने उसका, तो सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, मतलब सर्वाइकल TB निकला उसको। तो फिर वहां से फिर AKT4 स्टार्ट किया उसको, बट वीकनेस बहुत था, उसको खाना नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप हम IV फ्लूइड्स चालू कर देंगे, क्योंकि AKT स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट आपको फिर वापस वीकनेस महसूस होगा, खाना कम जाएगा, उससे बेटर है आप थोड़ा सा मतलब एनर्जी रिगेन करेंगे। तो ठीक है, उसने फिर स्टार्ट कर दिया वो। हमने मतलब आई वॉज नॉट मच कि इसको कुछ हम कर सकते, ऐसे मुझे कुछ लगा नहीं। तो मैंने बस मतलब ठीक है, वॉट एवर ट्रीटमेंट वो चल रहा था, तो आई वॉज लाइक ओके विद दैट। तो फिर जब IVs का फर्स्ट डे हो गया, तो सेकेंड डे मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, हस्बैंड नहीं थे, और कुछ मतलब मेरे हेल्प जो थी वो आई डोंट नो, आई कांट रिकॉल, बट वो नहीं थी शायद। तो मैं IV के चेंज करने के लिए अंदर चली गई।
तो फिर वो चली गई, तो वो ऐसे अभी भी ऐसे हाथ उसका जैसे राइट हैंड से शी वाज होल्डिंग हर नेक और शी वाज विथ पेन्स, जैसे एकदम चेहरा परेशान दर्द में पूरी ऐसी बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं, कल से अभी हमने दवाई भी स्टार्ट की है, कल से सलाइन चल रहे हैं आपको इन्फ्यूजन से। तो बोली हाँ बाकी थोड़ा एनर्जी में ठीक लग रहा है बट दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने देखा तो वो बहुत मतलब इतनी परेशान की वी कुड सी द फेस, मतलब उसका पेन्स वी कुड रीड हर फेस। तो और उसकी सिस्टर इन लॉ उसके साथ आई हुई थी और वो थोड़ा डिस्टेंस पे दूसरे बेड पे ऐसे दूर बैठी हुई थी और वो बीच बीच में जैसे उसको कंसोल कर रही थी कि ठीक है कम आ जाएगा, थोड़ा सा हाथ प्रेस कर, पर वो बोली नहीं नहीं नहीं, मतलब दूर ही, मतलब whenever I went तो वो सिस्टर इन लॉ उसकी थोड़ा दूरी बैठी हुई थी। 2-3 बार जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो ऐसे पास बैठ के या कंसोलेशन नहीं चल रहा था या वो बात बोल रही थी दूर से, बट ये लेडी का थोड़ा सा टेम्पर मुझे थोड़ा हाई लगा। तो मैंने सोचा चलो 4-5 महीने से पेन्स में है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि शी इज गोइंग थ्रू अनबेरेबल पेन्स, मतलब वो पेन्स आर लाइक एक्सक्रूशिएटिंग अनबेरेबल, और जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे फिर भी वो बेचारी खुद को कंट्रोल कर रही है या शी इज ट्राइंग टू बेयर अप विद दैट पेन्स। तो फिर मैंने पर उसको ऐसे उसकी सिस्टर इन लॉ बैठी नहीं थी नजदीक या फिर उसको कुछ ऐसे मतलब वो कुछ करा के भी नहीं ले रही थी उसके सिस्टर इन लॉ से, बट उसका मिजाज मुझे गुस्से लगा वहां पे। तो फिर मैंने उसकी सिस्टर इन लॉ को बुलाया बाहर और मैंने उसको एक मेडिसिन दे दिया और मेडिसिन देने के बाद आई कंटिन्यूड विथ माय ओपीडी और वो चल रहा था उसका अंदर आईवी। तो फिर 10-15 मिनट्स बाद जब मैं अंदर गई तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो आराम होगा इसको इसके पेन्स में, बट मैं जब अंदर गई तो शी वाज स्टिल इन द सेम पोजीशन विद दैट पेन्स एंड शी वाज होल्डिंग हर हैंड एंड ऐसे पूरा जैसे अभी रो पड़ेगी, ऐसे हाथ पकड़ा था उसने पूरा। तो फिर मैंने पूछा कम नहीं आया, तो बोली नहीं कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसे ही दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है डॉक्टर, मुझे कुछ तो करो आराम मिल जाए ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आई एम गोइंग इन द रॉन्ग वे, मतलब कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने उसके सिस्टर इन लॉ को बुलाया और उससे पूछा कि थोड़ा इनके नेचर के बारे में बताओ या इनके बारे में बताओ। तो वो बोली कि वैसे तो अच्छी है, हेल्पफुल है, मतलब आएगी तो रहती है अच्छे से, बट हाँ एक बात है कि व्हेनेवर ये जब आती है तो ये अपनी मतलब मेड से जब काम करा के लेगी तो ये उसको पैसे देती है। तो मैंने बोला ऐसे क्यों? बोले हाँ उनका पहले से आदत ही ऐसा है, वो मेड को अगर मतलब इनका कपड़े धोएगी या फिर एक्स्ट्रा काम करेगी तो वो मेड को अपने अपने पैसे दे देती है। तो फिर मुझे थोड़ा एक रेमेडी क्लिक हुआ और मैंने रेमेडी दे दिया उनको एंड आफ्टर 15 मिनट्स जब मैं अंदर गई तो शी वाज रिलीव्ड ऑफ हर पेन और वो पीसफुली मतलब बहुत आराम से सो रही थी। तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर उठने के बाद उसने बोला कि बहुत दिनों बाद मुझे फ्रेश लगा, मतलब मेरा पेन्स कम था और मुझे अच्छी नींद लगी। 15-20 मिनट आधा घंटा एक आध घंटा में सोई बट बहुत अच्छा लगा मुझे। और आफ्टर दैट इवनिंग मैंने बोला था उनको रिपीटेशन के लिए, तो रिपीटेशन के बाद में शाम को मतलब एवरी आवर आई हैड गिवन 3 डोजेस। मैंने बोला इतना ही ले लो, उसके बाद कल बताएंगे, कल मतलब सोचेंगे कैसे प्रोसीड करना है। तो फिर सेकेंड इवनिंग उसी शाम उसने कॉल किया कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेडिसिन दे दिया। तो 4-5 महीने से मैं सोई नहीं थी, मुझे इस दर्द में किसी भी तरीके से आराम नहीं था। मतलब मैंने इतने पेन किलर्स लिए, आईवी इंजेक्शंस लिए थे, पेन किलर के इंजेक्शंस लिए थे, बट मुझे कभी आराम ही नहीं मिल रहा था। आज मैं बहुत सुकून से सोई थी, घर आने के बाद भी मैं खाना खा के सो गई, अभी उठी हूँ मैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी और वो बोल रही थी कि मुझे फ्रेश भी लग रहा है और मुझे भूख लग रही, मतलब खाना भी खाने का मन हो रहा है। तो इतने दिन से मैं खाना भी नहीं खाई थी, नींद भी नहीं हो रही थी, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस वाज द केस। एक्चुअली वो एक्यूट कंडीशन इन अ क्रॉनिक स्टेट में, क्रॉनिक डिजीज में था। तो आई हैड गिवन हर दैट मेडिसिन। आफ्टर दैट एकेटीज भी कंटिन्यू था उसका, बट उसके पेन्स में बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट था। उसके बाद शी नेवर कंप्लेंट ऑफ पेन्स। एकेटी उसने कंप्लीट कर दिया उसका कोर्स जो था और आफ्टर दैट शी वाज बेटर। इवन नाउ शी विजिट्स फॉर हर डॉटर और उसका बच्चे के लिए। तो वो शी इज फिट एंड फाइन और अच्छी तबीयत भी हो गई उसकी, मीन्स उसका डिसीज कॉम्प्लिकेशन रिवर्स हो गया एंड शी इज डूइंग गुड। क्योंकि टीबी स्पाइन में देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन लेटर स्टेजेस, तो दैट वर प्रिवेंटेड। तो ये केस था।
तो कोई बोलना चाहेगा या मैं प्रोसीड करूं? जी बताइए। नमस्ते मैम। सर जी बोलिए। मैम अभी जैसे आपने जो उसका मतलब कि तरीका करके बताया ना, उस हिसाब से तो मैम ऐसा लगा कि एंगुश है पूरी तरह से दर्द की वजह से। उस आधार पे तो एक बेलाडोना आता है, लेकिन मैंने जब चार्ट बनाया तो वो जैसे उसकी सिस्टर इन लॉ ने ये पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं जो है तो कंसोलेशन एग्रावेशन ईगोटिज्म दिखा जो है, और हेल्ड डिजायर दिखा। अगर ये रूब्रिक और एंगर गुस्सेल तो है जो है, तो एंगर मैंने देखा। तो अगर ये रूब्रिक देखते हैं तो ये नक्श भूमिका और फास्फोरस की भी मुझे मेरे चार्ट में आ रही है। बाकी जैसे आपको आपसे उन्होंने बोला कि कुछ करो कुछ करो, एक तरह से मुझे श्रिंकिंग लगा ऐसा जो है। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो आर्निका और ये ईगो मतलब इतने बड़े लेवल पे है कि किसी से काम कराती है तो वो पैसा देती है जो है। तो फिर आर्निका और प्लेटिना जैसी भी आई जो है, और चिड़चिड़ बहुत अभी तक दिखा, तो कि कैमो मिला की भी फीलिंग आ रही थी। बाकी मैम आपसे सीखते हैं। थैंक यू मैम। आपने मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं, सब बोल दिया। बराबर सर ने जैसे मैंने भी वही सोचा था कि पहले तो ये चिड़चिड़ी है ना। और कोई बोलना चाहेगा? विल डिस्कस देन विल टॉक। जी बताइए प्लीज, अगर और ऐड करना चाहते हैं। हेलो। अरे बोलो बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। संजय पटेल सर ने बोल दिया तो उससे भी अलग सोच के बोल सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये कंफ्यूज भी कर सकती है दिलों पर, उसका भरोसा नहीं है। ऐसे कुछ ठीक है सर। बोलो जी बोलो, बाकी बताइए के लोग प्लीज। भी बोलो, मजा आएगा। हाँ नमस्ते मैम। मुझे भी पेशेंट की वजह से इंग्लिश लगा और रिपल्सिव मूड में भी लगा, कंसोलेशन एग्रीवेशन में भी लगा, उसके बाद ईगोटिज्म भी है उसको। तो पहले तो मेरे दिमाग में नक्सोमिका आया मैम। सीखते हैं आपसे। ओके सर। जी अविनाश सर, आपका कंप्लीट हो गया या कुछ और ऐड करना है आपको? तो हो गया सर कंप्लीट बाकी। ओके जी सर, यस थैंक यू। थैंक यू। जी और बताइए। प्लीज जल्दी जल्दी बोलिए सभी। नमस्ते मैम। जी मैम मुझे नमस्ते भी मैम। ना अर्निका का ही फील आया था। जो इगोटिज्म है और इंडिपेंडेंट है और किसी की हेल्प नहीं लेनी है उनको। और एक ना जो दूर दूर बैठ रहे थे तो मुझे वो टच एवर्जन भी लगा है ना, वो अर्निका का। तो और एक चिड़चिड़ापन, एंगर, तो ये देख के तो अर्निका का ही फील आया। एक सल्फर का भी मुझे थॉट आया था, लेकिन सल्फर ऐसा नहीं करेगा कि मतलब इतना चिड़चिड़ा, या ये नहीं शायद होगा इतना पेन में, मुझे ये लगा। तो अर्निका का ही फील आया मैम। नाइस। और जी और बताइए।
और कोई बोलेगा या प्रोसीड करूं मैं? जी मैम। तो पहले जब मैंने उसको देखा पेशेंट को, तो जैसे सभी ने बराबर से कैच किया कि एंग्विश था। संजय पटेल सर ने जो बोला कि एंग्विश तो मार्क था, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड 1-2 दिन का पेन्स वी कैन अंडरस्टैंड, बट 5 मंथ्स ये लेडी इस चीज से गुजर रही है, तो उसका पेन्स वी कुड रीड ऑन हर फेस। तो यहाँ पे पहला तो एंग्विश था, बट वो उसका पेन का सेंसिटिविटी मुझे बहुत ज्यादा लगा। मतलब उसको वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, और वो जो बैठी थी ना जिस पोजीशन में, मुझे ऐसा लगा श्राइक, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा उसने बोला नहीं दो ना, जल्दी ठीक करो, हाँ कुछ तो दो मुझे ठीक करो। बट मैंने वो 2-3 रूब्रिक्स लेके उसको पहले एक रेमेडी दिया था, तो मैंने उसको पहले चामोमिला दिया था। तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा रूड या थोड़ा हॉटी लग रही थी वो पेशेंट मुझे देख के, जैसे थोड़ा गुस्सेल, या फिर इतना पेन्स में है, वो बेचारी भाभी वहां पे बैठी हुई है, तो उसके लिए कुछ ऐसे रेफरेंस थे, या मीन्स बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए वो ये कर रही थी। उतना रूड नहीं था उसका मेरे तरफ अप्रोच, बट एक लग रहा था कि एक नेचर वाइज दिस लेडी इज हॉटी, ये तो पहले दिमाग में आ रहा था। तो मैंने चामोमिला दे दिया पहले, एंड आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग कि आई शुड गेट दिस रिलीफ, यस उसको आराम मिल जाए। बट देन आफ्टर 15 मिनट्स व्हेन आई वेंट, शी वाज इन दैट सेम कंडीशन। तो अगेन अरे मैंने बोला नहीं, रेमेडी नहीं लगी उसको। फिर अगेन मैं सोची अभी इसको क्या दूं, क्योंकि और कुछ तो दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि नक्स वोमिका जैसा इतना उसका, मतलब हम बोलते हैं ना कि इम्पेशंस या ये नहीं लग रहा था। शी वॉज हैविंग दैट पेन्स, तो सेंसिटिविटी तो थी उसमें, उतना तो फील हो रहा था। बट अगेन आई सॉ कि ये बेचारी भाभी उसके लिए इतना कर रही है, और शी वॉज कंसोलिंग, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। फिर वो थोड़ा इधर बैठती थी, फिर वापस, और मतलब वो भी डर डर के ही जाती थी उसके पास की कैसे कभी खिसक ना जाए इसका दिमाग और कुछ बोल ना दे जोर से। तो वो थोड़ा मतलब संभाल के ही थी खुद को। तो ये मैं देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि इसको है ना, ये लेडी गुस्सेल तो है, इसको किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, और शी विल बी लाइक रिफ्यूजिंग, जो हेल्प मिल रहा है दैट थिंग शी इज रिफ्यूजिंग। तो देन और फिर मैंने उसके सिस्टर इन लॉ को जब बुलाया, और ये जब पूछा कि बताओ और थोड़ा नेचर, तो बोली वैसे तो बहुत अच्छी है, मतलब हमारे लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे, बट हाँ वो आएंगे तो काम वाली को पैसा ये दे देते। मैंने बोला अरे इतना क्यों, मतलब कोई भी लेडी मायके जाएगी तो थोड़ी ना 8-10 दिन के लिए अपने काम के लिए दे देगी मेड को। ठीक है, हम कोई गिफ्ट दे या कोई और चीज दे, दैट इज अदर थिंग, बट तुम्हारा काम जो कर रही है उसके लिए तुम उसको पैसा दे रहे हो। तो ऐसे भी नहीं है कि घर की हालत बहुत खराब है, या फिर योर मदर इज नॉट एबल टू केपेबल ऑफ दैट थिंग्स। उसकी मदर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है, तो पेंशन भी अच्छी खासी है, और उसका भाई ही इज ऑल्सो एन IT प्रोफेसर। तो वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब अच्छा वेल टू डू फैमिली है उसकी यहाँ पे। तो फिर ये क्यों इतना कर रही है, मतलब शी वांट्स टू रिमेन इन सम लेवल विद दिस, मतलब मदर और उसका हस्बैंड, ये भाई के साथ में। तो फिर ये मुझे ये ईगो लगा इसका, तो मैंने ईगोटिज्म ले लिया। और फिर ईगोटिज्म इसका कैसा है कि ये क्या जरूरत है ना, मतलब कोई भी बात के लिए ठीक है ईगो कैरी करना भी अच्छी बात है, बट ये चीज के लिए इतना ईगो कैरी करना इज ऑल्सो नॉट गुड। तो फिर और उसकी भाभी जो उसके लिए कर रही थी, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहां पे वो भी लगा मुझे कि सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, एवर्जन टू, मतलब उसको नहीं चाहिए ये सिंपैथी वेम्पैथी, नहीं चाहिए उसको पेन्स है, शी इज गोइंग थ्रू दैट हेल, एंड उसको बस रिलीफ चाहिए वहां पे। तो ये श्राइक लगा मुझे, और सिंपैथी एवर्जन एंड इरिटेबिलिटी सफर आफ्टर, ये मैंने रेट्रो रूब्रिक्स में लिया था। तो यस, मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट, रेमेडी अर्निका ही थी, मतलब संदीप सर ने फर्स्ट एंट्री में ही क्लीन बोल्ड कर दिया था, बट आई थॉट कि चलो थोड़ा सा सबको सोच में रखे तो मजा आएगा, इसलिए आई डिडंट गिव एनी हिंट। तो फिर फर्स्ट रेमेडी चामोमिला दिया था, बट सेकेंड रेमेडी आई हैड गिवन हर अर्निका। आफ्टर दैट
she slept in almost 10 to 15 minutes and was in a peaceful sleep. मतलब बहुत आराम से सो रही थी. मैंने जाके जब चेक किया तो बहुत आराम से she was तो उसको IV पेन किलर्स चालू थे. उसने बोला भी कि इतने पेन किलर्स लेके भी जितना आराम नहीं मिला उतना ये मेडिसिन लेने के बाद मुझे 5 मिनट में आराम मिल गया. मतलब डॉक्टर थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. 4-5 महीने से ये चीज के लिए मैं तरस रही थी. तो दैट वाज द ट्रैंक्विलिटी शी वाज मिसिंग. जो एक सुकून चाहिए उसको या एक पेन से रिलीफ चाहिए, दैट वाज मिसिंग. सो रेट्रो रूब्रिक्स में जब व्हेन आई वेंट थ्रू तो बहुत सारे रूब्रिक्स मिले मुझे, बट आर्निका का एक 200 का डोज दे दिया था मैंने उसको एंड रिपीटेशन 2 डोजेस का किया था. उसके बाद शाम में उसने मुझे कॉल किया था कि आई एम वेरी मच फाइन, मुझे अच्छा लग रहा है. तो फिर मैंने जब रूब्रिक्स निकाले तो जैसे कि एंगर मीन्स ये पेशेंट कैसा रहता है कि आर्निका पीपल डोंट लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्योंकि कोई कुछ बात भी कर रहा है, जैसे हमको नक्स का बहुत फील आता है ना ऐसे. तो एंगर आंसर्स व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, मतलब कुछ ना कुछ. अब ये उसकी सिस्टर इन लॉ बैठी है तो वो भी कुछ बोलती पूछती रहेगी ना बीच बीच में, तो इसको वो भी चिढ़ाती है. शी डज नॉट लाइक टू आंसर. देन इट इज लाइक एंग्विश है, फिर कंप्लेनिंग है. वो पेन्स के बारे में बोल ही रही थी ना, दर्द है कंप्लेन कर रही थी. तो शी इज गोइंग थ्रू दैट बट शी इज कंप्लेनिंग अबाउट दैट. तो वो भी था. और ये एक डेलीरियस स्टेट ही है ना उसका, मतलब ये कब निकलेगा उससे. और 5 मंथ से चल रहा. शी वॉज नॉट डायग्नोज. तो पहले शी वॉज इन फियर, मतलब क्या हो गया है मुझे, ये पहले उसको एक डर था. एंड आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड, मतलब जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ था तो उसको क्या हो रहा है ये चीज का फिक्र था. और डायग्नोस होने के बाद उसको डर लग रहा है कि ये टीबी निकला है. तो ये मतलब डर गई वो. तो एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि ये पेशेंट कैसा है कि शी हैज एंजाइटी अबाउट हर हेल्थ एंड फियर भी है उसको, मतलब अब ये ठीक होगा या नहीं, या फिर इसमें से मैं निकल पाऊंगी या नहीं. ये भी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी. दैट्स व्हाई द पेन वाज हेल्ड. और अर्निका मतलब वो नेक स्टिफनेस से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतनी ऑब्स्टिनेसी रहती है कि इट गेट्स द स्टिफनेस, मतलब पूरा ये हो जाता है. तो डेल्यूजन्स नाइट, ये जो हो जाता है उसको कि अब क्या होगा, मैं इसमें से निकल पाऊंगी क्या नहीं. तो ये भी जैसे कि अभी इसमें से मैं फंस गई हूँ और इट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस. और डिल्यूजन डिसीज इनक्यूरेबल ही हैज एन. तो ये भी है ना कि क्या पता मैं इसमें से ठीक हो जाऊंगी कि नहीं. वापस यही इनक्यूरेबल है, मुझे क्या पता. अब डायग्नोस हो गया है, शी नोज एक 80 जब 6 मंथ शी विल बी टेकिंग द डोजेस तो उसको कम आ जाएगा पूरा. इवन देन शी इज हैविंग दैट फियर कि इसमें से मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं. देन अगेन अदर थिंग्स लाइक डिस्पेयर, pain with the egotism, dignified, that everyone caught it exactly the same way. Then doubtful recovery about fear death of, ये तो हमको पता ही है कि मतलब it is marked for fear death of. Then fear pain of the pain, again like you know last time का जैसे हमने देखा था एक, ये वैसे fear pain of the pain है, मतलब इसको ये दर्द का भी डर है ना. And fear waking on. Now see, she जब तक डायग्नोस नहीं हुआ था we can understand कि she is doubtful या she is having that anxiety about health. But even after knowing her disease, after being diagnosed or after starting of the treatment, again then she has that fear. तो ये उसका fear waking on, मतलब जग गई है फिर भी इसको अभी भी fear ही चल रहा है इसका. एंड देन वी कैन सी इंडस्ट्रियस है, इंसोलेंस, इंडिस्क्रेशन, मतलब उसका एक नेचर, एक पर्सनालिटी ऐसा ही है कि इतने पेन्स में भी वो झुकेगा नहीं जैसा एटीट्यूड है जो उसका. तो दैट इज द स्टिफनेस इन हर नेक. देन इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, वापस वही है ना, चिड़चिड़ापन है. इसलिए तो उसकी सिस्टर इन लॉ उसके बाजू में नहीं बैठी है, दूर बैठी थी उससे, तो बीच बीच में कंसोल कर रही थी कि ये अच्छी भी है बट कब भड़क जाए पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, अच्छी बात है ऐसे. देन अगेन इट इज लाइक इरिटेबिलिटी टच बाय एंड लैमेंटिंग. वी कैन सी कि वो बोल ही रही थी ना पेन्स के बारे में, तो वो लैमेंट एक टाइप का उसका लैमेंटिंग ही था. एंड रेस्टलेस फ्रॉम पेन.
देन सेंसिटिव पेन टू, मतलब पेन के इतने सारे रूब्रिक्स है यहाँ पे कि वी कैन सी कि सेंसिटिव टच टू, सेंसिटिव पेन टू, रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन, फियर ऑफ द पेन, अगेन वी कैन सी डिस्पेयर अबाउट द पेन, एंड और कुछ इसमें सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, एवर्जन टू, मतलब इसको कोई उपकार नहीं लेना है किसी का या किसी से सिंपैथी नहीं लेना है, शी वांट्स टू बी लाइक दैट प्रिटेंशियस, उसका एक इगोटिज्म या एक जैसे देवाशीष सर ने बोला था कि फुलिश ईगो, तो मैंने जानबूझ के वहां पे सर को थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि सर थोड़ा मतलब नाराज हो जाएंगे, बट उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया कि like sympathy from others, aversion to, she does not like that thing कि कोई हमको मतलब sympathize करे या कोई console करे या कोई मतलब अरे ठीक हो जाएगी या ऐसे कुछ, उसको words अच्छे नहीं लगते. And then talking aggravation, timidity, as we all know, मतलब timid भी है but वो timidity भी है उसमें कि कोई चीज जो out of the way जाके भी करेगी foolishly, so that is the timidity. टच्ड एवर्जन टू बी, मतलब ये ऐसे ही था ना कि टच एवर्जन वी कैन टेक इन बोथ द वेज, मतलब वो जो पकड़ के बैठी थी तो वो कोई और मतलब इतना केयरफुली बैठी हुई थी और उसको अच्छा नहीं लगता है ना, तो इन द अदर वे ऑल्सो वी कैन टेक कि कोई आके पूछे या बात करे, ये भी बात उसको अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसके टोनिंग में वो रूडनेस हमको फिर महसूस होता है, मतलब मत करो ना मुझसे बात, लेट मी रिमेन अलोन, ऐसा था. तो बीइंग अ डॉक्टर वो मेरे पास हेल्प मांग रही है क्योंकि शी नोस कि कोई जो देगा वे आउट वो डॉक्टर ही है और कोई तो कुछ करेगा नहीं, बस कंसोल करेगा, तो वो उसको पसंद नहीं है. सो दिस इज हर टच एवर्जन टू. एंड देन वी कैन सी इन अर्निका देयर इज नेक कंप्लेंट्स लेफ्ट साइडेड और मोशन एग्रीवेशन ऑफ अपर लिम, तो वो पूरा स्टिफनेस ही था वहां पे और वो मूवमेंट्स कर ही नहीं रही थी, वो बैठी थी बेड पे ऐसे पकड़ के नेक और हाथ पर से सहलाए हुए. तो फिर एवरी टाइप ऑफ पेन वी कैन सी इन आदमी का, जैसे सोर पेन है, स्टिचिंग पेन है, टीयरिंग पेन, टच एग्रीवेशन रहता है एंड रिपल्सिव मूड रहता है. मीन्स कब ये अच्छे से बात करे और कब रिपल्स कर जाए, मतलब रिपल्सिव मतलब हमको उसमें एंगर से रिपल्सिव को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि सडनली ये एकदम रिपेल कर देगी अपने बात को या अपने को, हमको फील होगा कि अरे ये अपने को दूर फेंक रही है ऐसे, जैसे कि मैग्नेट्स में वी टेल ना अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, तो वी फील दैट रिपल्शन इन दिस पीपल इन दिस अर्निका पेशेंट्स बिहेवियर. तो वो वहां पे महसूस हो रहा था, मतलब उसको देख के मुझे पता चल रहा था कि ये दोनों में अच्छा भी है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, और वो सिस्टर इन लॉ वाज केयरिंग बट वो तो दूर से ही सहला रही है उसको. एंड देन रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, हीट ड्यूरिंग एंड रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ट्रेमुलस. तो ये वही था ना कि उसको पेन्स है, सब परेशानी है और शी वाज रेस्टलेस विद दैट पेन्स. देन अगेन इट इज लाइक अर्निका को हम देखते कि टॉक इनडिस्पोज टू डिजायर टू बी साइलेंट, टैसिटर्न, तो इनको अच्छा नहीं लगता है कोई ज्यादा बात करे या कुछ करे, अपने हाल पे हमको छोड़ दो, सल्की रहते हैं, दे आर लाइक दे डोंट लाइक, वो जो उदास भी रहेंगे गुस्सेल भी रहेंगे तो अपने तक रहेंगे, दे डोंट वांट टू शो इट सो दैट कोई सिंपैथाइज करे या कोई अपने को मतलब अच्छा ये करे, कोई सजेशन दे ऐसे. दे आर लाइक वायलेंट, वेहेमेंट रहते हैं, तो सडन आउटबर्स्ट रहता है इमोशंस का. तो वी कैन सी कि एक तरफ है टिमिडिटी भी है और एक तरफ उनका वायलेंस भी है, रिपल्सिव मूड भी है और फियर, फुल ऑफ फियर्स भी है, एंजाइटी भी है, और एक तरफ वी कैन सी देयर इज टेमिडिटी ऑल्सो. तो इट इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इमोशंस एंड पेन्स में, तो बहुत सारे पेन्स के रूब्रिक हमको मिलते हैं अर्निका में. एंड अगेन देयर इज अ फियर ऑफ पैरालिसिस, फियर ऑफ एपोप्लेक्सी और बहुत सारे रूब्रिक्स रिलेटेड, मतलब ये ठप हो जाएगा पूरा या ये रुक जाएगा पूरा या आई विल गेट पैरालाइज, मींस नॉट रिलेटेड टू दिस केस,
हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड इसके थॉट प्रोसेस में ये चल रहा होगा, बिकॉज ये अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती है, तो ये बहुत मतलब केयरिंग मदर है, तो माइट बी आई डिड नॉट गेट द कॉज क्यों शी लैंडेड इनटू दिस पैथोलॉजी, बट समवेयर और द अदर ये चीजें तो उसके दिमाग में चलती रहेगी कि अरे ये रुक गया, ये ठप हो गया तो कैसे हो जाएगा। तो इन दिस वे आई कुड रिलीव द पेशेंट ऑफ हर पेन्स। बाद में उसको अर्निका का रिपीटेशन नहीं करना पड़ा, पेन्स वर ओके, बेटर विथ 3 डोजेस, एंड शी कंटिन्यूड विथ हर AKT4, और बाद में उसका मतलब वो डोजेस होने के बाद शी इज फिट एंड फाइनल। तो ये मेरी तरफ से केस था, तो किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज आस्क। जी बताइए प्लीज। हाँ बोलिए तो बसुम मैम। थैंक यू मैम फॉर सच अ वंडरफुल केस। मैम ऐसे नहीं हो सकता कि ये टीबी के ट्रीटमेंट में ओनली होम्योपैथी पे हम ये कर सके? यही मैंने, या दैट्स व्हाट आई क्लियर्ड, क्योंकि कैसे रहता है पता है, दिस डिजीजेस ऑलरेडी पेशेंट वाज लाइक, हम बोलते हैं ना अब्यूज्ड बोल सकते हैं, या फिर मिसट्रीटेड, बहुत जगह पे पेशेंट इतना हालत खराब होके आया था, एंड दिस केस आई गेस इज बिफोर लॉकडाउन, मुझे अब याद नहीं आ रहा कब, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ भी डाटा नहीं है अभी। तो कैसे रहता है कि हम उतना अगर कॉन्फिडेंटली ट्रीट करें तो वी कैन, बट वी हैव सम लिमिटेशंस। सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना गोल क्या रहता है कि रिमूव द पेशेंट फ्रॉम हिज सफरिंग, गिव हिम हिज वेल बीइंग स्टेट जो पहले था। तो ये चीज के लिए भले हमको फिर अब AKT4 तो उसको ऑलरेडी स्टार्ट किया था, तो आई कुड नॉट बी दैट इन दैट टेमरिटी कि चलो आप बंद कर दो और नहीं लेना है अभी, क्योंकि अगर वो डिटेरॉइट होता तो वो ना मेरे पास आती ना AKT4 लेती, अगेन शी वुड गो टू सम अदर डॉक्टर। तो समवेयर और द अदर हमको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सी केसेस अगर कोई सिंपल TB केसेस है, लाइक अपना लिम्फ नोड में माइनर सा स्वेलिंग है, या वी आर सीइंग कि 15-20 डेज से कोई वेट लॉस है, हिस्ट्री ऑफ फीवर है या एनोरेक्सिक है, तो वी कैन टेक अ रिस्क इन सच केसेस कि आप चलो आप मत दो कुछ दिन, आप TB टेस्ट कराओ, उनका बाकी का जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, यू कैलकुलेट ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट एवरी टाइम यू कांट टेक अ रिस्क विथ ईच एंड एवरी पेशेंट कि नहीं मैं ही ठीक कराऊंगी। हमको कभी ना कभी ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहाँ तक हम उसको हेल्प कर सकते। सी उसको TB से ज्यादा कंसर्न क्या था, उसका पेन्स ज्यादा थे, और 5 मंथ से बेचारी वो इतनी दवाइयां ले रही थी, शी वाज नॉट गेटिंग रिलीव्ड ऑफ हर पेन। तो वो रिलीव करना भी बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ इफ शी इज कंटिन्यूइंग विथ हर AKT किट, तो आई कुड नॉट टेल हर कि नहीं आप बंद करा दो, बट आवर मेडिसिन हैड एक्टेड नाइसली, तो वो उसको ठीक लगा बाद में। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी से ही हम करेंगे। अगर देखो कभी सप्लीमेंट्स की जरूरत रहती है, कभी कोई चीजों की जरूरत रहती है, तो वी कांट टेल कि नहीं आप मत लो ये, या कभी प्रोटीन डाइट्स के रिलेटेड हमको बोलना पड़ता है। तो वी हैव टू हैव दैट कैलकुलेशंस इन अ माइंड, बट नॉट ऑलवेज की होम्योपैथी दो एंड नॉट ऑलवेज की दोनों पैथीज या कोई एलिडपैथीज के साथ में अपना दो। तो यू हैव टू कैलकुलेट इन ईच एंड एवरी केस। ईच एंड एवरी केस इज इंडिविजुअल एंड हमको उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना है। तो हमको पता चलना चाहिए कि हम किस लेवल तक उसको अपने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और उसको और कोई मेडिकेशन की जरूरत है तो ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही कहा नीलोफर मैम आपने कि हम लोग, हमारी दवाई जो है बीमारी को ठीक करती है, लेकिन वो विटामिन प्रोटीन नहीं डाल सकती। हाँ, यदि जहाँ एसिमिलेशन में दिक्कत है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, बॉडी एसिमिलेट नहीं कर रहा है, वहां फिर उसकी जरूरत नहीं है, फिर हमारी मेडिसिन की जरूरत है केवल। लेकिन यदि डेफिशिएंसी है तो वो देना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे केसेस जो है अच्छे एलोपैथ डॉक्टरों के जो है भेजे हुए थे, और मैंने केवल विटामिन से ठीक कर लिए हैं। और 2-3 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, मैंने देखा यार इसको तो प्रॉब्लम तो है नहीं, बस D3 देना है, B12 देना है, काम हो जाएगा। अब 15 दिन में रिजल्ट आ गया प्लेसिबो के साथ में। तो वहां उसकी बीमारी थी नहीं, उसको डेफिशिएंसी थी।
तो ये आपने बहुत अच्छा करते हैं आप, कि ये हम लोगों को ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि पेशेंट की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। कई बार बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, हम दवाइयों में उलझ जाते हैं और दवाइयाँ काम नहीं कर, दवाई देते थे आराम मिलेगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि आराम नहीं मिलेगा, लेकिन वो विटामिन जब तक नहीं पड़ेगी वो परमानेंट नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। यस सर, थैंक यू सर। क्योंकि ये केस में भी मैं रिस्क नहीं ले सकती थी ना। अब मैंने उसको बोला रहता चलो आपको ठीक लग रहा है आप बंद कर दो AKT4, बट वाई टू कॉम्प्लिकेट ना। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस के लिए मतलब हमको भी उतना कॉन्फिडेंस चाहिए, या आई कुड सी हर सफरिंग, तो मैं अपनी तरीके से मैं उसको नहीं बोल सकती थी कि नहीं आप पूरा ही बंद कर दो। मैंने बोला ठीक है ना, बाद में आप फॉलोअप के बाद में आई कुड सी कि शी वाज हैप्पी, तो क्यों डिस्टर्ब करे ना उसका। अगर एक सिम्फनी में चल रहा पूरा, तो लेटर रिमेन इन देयर पीस। वही चाहता है ना पेशेंट इज नथिंग, हैज नथिंग टू डू विद आप क्या दे रहे हो, आप कितना ठीक कर रहे हो, ये सबसे जरूरी रहता है। कितने तो पेशेंट्स मतलब अब मैं जितने केसेस शेयर करती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे OPD के IPD के पेशेंट्स मैं चुरा लेती हूँ मेरे पास। तो वो एक रहता है कि मैं उनके मेडिसिन के साथ मेरा वाला दे देती हूँ, तो बाद में वो पेशेंट्स आ जाते नहीं आपकी दवाई दे दो अच्छी थी। तो यही है ना, मैं बोलूंगी नहीं मेरी ही लेना है स्टार्ट में, तो कोई आएगा नहीं ना फिर ऐसे। क्योंकि ठीक है ईच एंड एवरी पेशेंट दैट वी सी और वी ट्रीट वो तो ठीक नहीं होता, कभी कभी वी ऑल्सो हैव फेलियर्स, और मेनी टाइम्स ऐसे डिजास्टर्स फेलियर्स रहते हैं कि पेशेंट बाद में उसका होम्योपैथी से भरोसा उठ जाएगा। तो क्यों इतना हमको ऑडेशियस रहना है ना। हमको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे कि पेशेंट्स को बिलीफ दिलाना है कि यस दिस पैथी कैन ऑल्सो डू दैट मच मिराकुलस वर्क, इतना ठीक कर सकते। क्योंकि आजकल इतने लोग रहते कि अरे फीवर के लिए, पर होम्योपैथी तो स्लो काम करता है ना, तो ये हमको मिटाना है। तो एवरी टाइम मेरे पास कोई अगर बच्चा आता है, कोई अगर पेशेंट आता है विद फीवर, आई मेक इट अ पॉइंट, मैं उसको दवाई दे के OPD में बिठाती हूँ। 10 मिनट के बाद अगेन मार्क हिज टेम्परेचर, अगेन आई रीड हिज टेम्परेचर, एंड देन द पेशेंट हिमसेल्फ स्टेज हाँ अरे बहुत कम आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये प्रैक्टिकली जब हम दिखाएंगे लोगों को तो ही यकीन होगा। हम अपनी तरफ से हेड स्ट्रांग रहेंगे कि नहीं मेरी तरीके से ही लो, तो फिर पेशेंट्स वोंट हैव दैट मच फेथ। हमको पहले करके दिखाना है, देन वी कैन डाइवर्ट द पेशेंट्स। और हमको पता रहना चाहिए कि हमारे लिमिटेशंस कहाँ तक है, तो ये बहुत जरूरी है ना। जरूरी है मैम, वरना आपके हस्बैंड आपको कैसे रेफर ही नहीं करेंगे, बोलेंगे सारा चुरा के खा जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा। वो तो चलता रहता है सर जी। में ऐसा हो गया ना सर, वो तो ऐसा हो गया ना कि हीरा खिचड़ी में पैसा उधर आया इधर है, पैसा तो घर में ही आ रहा है। फिर भी क्या है ना, जेलसी आ जाती है, उनको जेलसी वाली दवाई खिलानी पड़ेगी। कितना भी अपना अपना है, मैं पूछ रहा आप, उनको भी लगता है मेरे पैसे तुम्हें क्यों दूं, इनको लगता है मेरे पैसे तुम्हें क्यों दूं। पक्का होगा। नहीं तू मत आ यहाँ पे, तू रुक जा अपने केबिन में। मेरा वो मतलब एक इंस्टिंक्ट रहता है, अरे कुछ तो नया है, तो एवरी टाइम आई फील कि नहीं ये मुझे कुछ तो इसमें करना है। तो एवरी टाइम आई लाइक टू इंटरफेयर इन हिज केसेस। अरे ये दिया क्या वो दिया क्या, आप होम्योपैथी ना दे, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग रहता है, इफ यू गिव होम्योपैथी मेरे पास मत भेजो, या आपको उसको मेरे पास भेजना है मतलब मेरे से लेना है, तो यू शुड नॉट स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, बिगिनिंग तो मैं ही करूंगी। तो उसकी वजह से एंड ही आल्सो नोज कि मेरा कितना होम्योपैथी के लिए प्यार है, तो ही नेवर इंटरफियर्स एंड ही टेल्स कि मैम के पास से ले लो, अब लास्ट टाइम लिया था आराम था, उनके पास ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बिल्कुल अच्छा है। मैं थोड़ा सा क्लिनिकल केसेस बहुत मिलते हैं, मतलब ही हैज हिज जनरल प्रैक्टिस, तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली होम्योपैथी के पास अब ऐसा पेशेंट तो नहीं आया रहता, तो आई गेट द बेनिफिट बिकॉज ऑफ हिम। आई गेट सो मेनी केसेस, मतलब CA बोलो या फिर एपिलेप्सी या जो भी क्रॉनिक जो रहता है ना, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ही गिव्स फॉर 2 to 3 times, देन ही सीज कि नहीं इसमें तो कोई प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं है, या इज नॉट प्रोसीडिंग इन द एक्सपेक्टेड वे, देन ही विल टेल कि ले ले तो होम्योपैथी के लिए कुछ कर ले इसमें ऐसे।
तो many times it helps me a lot. संजय पटेल सर कुछ तो बोल रहे थे, सर बोलिए ना। मैं क्या करता हूँ मैम, जो है मेरे जितने भी केस होते हैं, मैं हर केस में मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता हूँ। और केस अगर वो वेंटिलेटर पे नहीं है, अगर नॉर्मल आईसीयू में है या कहीं भी है, मेरे क्लिनिक पे है या मैं हॉस्पिटल में जाकर देखता हूँ, तो मैं मतलब हर केस में बहुत मेरे जो केस अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो मैनेजमेंट का होता है। जैसे वो मतलब किसी को चाहे कितनी भी खांसी आए, कितनी भी हाई ग्रेड फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, डिजीज कोई भी हो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसका खाना बंद कर देता हूँ कि खाना तो एकदम नहीं खाना है। और मैं अभी जैसे मैम एक आईसीयू का केस बता रहा हूँ आपको कि उसे इतनी खांसी, इतनी फीवर, इतनी खांसी, इतनी फीवर, मतलब उसे लग रहा था कि हर खांसी के बाद उसकी प्राण निकल जाएंगे। तो वो केस मैंने देखा, वो जान पहचान के हॉस्पिटल के थे, तो मैंने उनको सब बंद कर दिया कि मतलब आप टोटल मेडिसिन बंद कर दो जो है 1 घंटे के लिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप अपना मैनेजमेंट कर लेना जो है। तो मैंने उनको 1 घंटे के लिए सिर्फ नारियल पानी और मौसम्बी के रस पे रखा था, या मैंने बोला था और कोई भी जूस अगर आपको मिले तो आप लो जो है, और उनको एक एक घोट दो जो है, करीब 30 मिनट तक आप एक जूस दो और 30 मिनट बाद दूसरी जूस दो जो है। तो वो लोग बोले, वहां के डॉक्टर भी लोग बोले, अरे ये तो और खांसी बढ़ जाएगा, ये तो मर जाएगा जो है, मेरा केस बिगाड़ दोगे आप जो है। तो मैंने कहा 1 घंटे का टाइम दो, अगर बीच में कुछ होगा तो आप कर लेना जो करना होगा जो है। मैंने उनको एक मेडिसिन दिया मैम, इसी पे रखा, और 1 घंटे के बाद उनकी खांसी भी चली गई, फीवर भी चली गई, वो मतलब पूरी तरह से ठीक हो गया जो है। अब वो बोला कि अब तो मेरी छुट्टी कर दो, मैं तो ठीक हो गया, मेरी फीवर खांसी सब ठीक हो गई। तो मैम मेरे हर केस में जो है, चाहे वो फीवर का हो, चाहे कितनी भी बड़ी केस हो, बस वो वेंटिलेटर पे ना हो, हर केस में मैं कोई ना कोई मैनेजमेंट करता हूँ, और मेडिसिन से ज्यादा मेरे मैनेजमेंट काम आ जाते हैं जो है, और इस वजह से ज्यादा सफलता मिलती है जो है। तो मुझे लगता है कि मैम हमें मैनेजमेंट जो है कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वो आना चाहिए जो है हर केस में, हमें कहाँ पे मैनेज करना है, कैसे करना है। और एक केस में तो मैंने मैम पेशेंट की माँ को, मम्मी पापा को मैंने बोला कि जो आपने इस नेक्स्ट रात जो है कि आपने जो रिलेशन बनाए थे वो पोजीशन में आप जाओ, ये बच्ची अच्छी हो जाएगी, मैं मेडिसिन देता हूँ। वो पोजीशन में जाने के बाद वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई, उसने खाना भी खाया, अच्छे से फल खाया, अच्छे से रही, और शाम को खाना भी बनवाया, और वो पूरी तरह से ठीक हो गई जो है। तो मैम हर केस का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एलोपैथ वाले तो वो ड्रिप लगा के वो बहुत सारे सिस्टम करके कर लेते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ मेडिसिन में जाके जो है बहुत सारे केसेस को बिगड़ जाती है या बिगड़ हो जाती है। तो मैनेजमेंट मैंने देखा मैम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यह होना चाहिए मैम जो है। तो ये मुझे मैम, थैंक यू मैम। सर आप बहुत टिप्स आपके बहुत यूजफुल रहते हैं एक्चुअली। और जैसे सर ने कहा वैसे ही कि हर केस, इंडिविजुअल केस को हमको उसको ठीक करना है। देखो पेशेंट आता किस लिए, मेडिसिन के लिए नहीं आता है, ही वांट्स रिलीफ। तो हमको सोचना चाहिए कि इसको रिलीफ किस तरीके से मिल जाएगा। और कभी कोई रहता है कि कोई एंजाइटी पेशेंट है, डिप्रेशन वाले हैं, तो दे आर ऑन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशंस ना, तो इमीडिएटली हम उनके मेडिसिन बंद नहीं करा सकते। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम उतने डोसेस नहीं दे सकते। SLB अगर देना है तो एवरी आवरली 2 आवरली आप कितना दोगे ना, तो फिर वो पेशेंट को यकीन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए फिर अगर आपको कभी टेपरिंग डोजेस कम कराना है, या यू हैव टू सी कि पेशेंट कितना हाइपोकॉन्ड्रियकल है, कितना एंजाइटी वाला है, या उसको कितना मेडिसिन का मतलब एक आदत हो गई है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट। हाँ, आपका मेडिसिन तो स्टार्ट करेगा काम करना, बट यू हैव टू कैलकुलेट कि कैसे आपको वो डोजेस उसके बंद कराने हैं।
तो ये सब प्रैक्टिकल पार्ट यू हैव टू सी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पेशेंट के अप्रोच पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एक कोई प्रोटोकॉल हम नहीं फॉलो कर सकते कि चलो थायराइड का पेशेंट आ गया तो चलो हम फॉरन मेडिसिन बंद कर देंगे, या डिप्रेशन का है ही इज ऑन स्लीपिंग पिल्स तो हम इमीडिएटली नहीं आज से बंद करा दो, आपने होम्योपैथी लिया। तो वी हैव टू थिंक कॉशियसली कि पेशेंट किस लेवल तक उस चीजों का एडिक्ट है या उस चीजों का उसको आदत है। तो आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट और यू कैन रिड्यूस हिज डोजेस एंड यू कैन गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि देखो ये मेडिसिन से इतना चेंज हो गया तो आप ये डोज बंद करेंगे तो भी इतना हार्म नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को इतना आदत हुआ रहता है कि अरे बंद कर दो तो मुझे नींद नहीं लगेगी, फिर मेरा कल काम कैसे होगा। तो दे आर इन दैट स्टेट। तो वी जस्ट वांट टू गिव रिलीफ फ्रॉम द पर्सन सफरिंग। ये सबसे पहले अगर हम दिमाग में रखें तो फिर ये चीजें हमारी ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट ओवर दिस थिंग्स। बहुत बढ़िया। संजय पटेल जी वो लगता है नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं। नेचुरोपैथी में ये यही है कि किसी को बीमारी को ठीक सबसे पहले उसका खाना बंद करो, तो वहीं से सारे गड़बड़ी जाती है और वो रेस्ट नहीं मिलता है। तो ये बहुत सही बताया उन्होंने कि खाना बंद कर दो तो आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाती है, क्योंकि बॉडी को हील करने का टाइम मिलता है। तो वो भी एकदम होम्योपैथी के वे में ही काम करते हैं, नेचर्स वे में। ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। लेकिन लोग मानते हैं, बोलता हूँ कि पेशेंट यार इसको खाने को मत दो, बच्चा डॉक्टर साहब खाएगा नहीं तो कैसे सूख जाएगा, ऐसे ही है, वो दिमाग खा जाते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कई लोगों के, लेकिन ये बहुत सही बात है। और ये जितने भी हम लोग सुन रहे हैं होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इनको नेचुरोपैथी को साथ में मैंने वो क्या कहते हैं रखना चाहिए साथ में, तो बीमारी फास्ट ठीक होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बताया आपने। और ये सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या देना है क्या नहीं देना है खाने के लिए इन केस ऑफ डिजीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैंने एक EHSS पे एक छोटा सा VC किया था और उससे 12 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन था जो है। मैंने उसका टोटल खाना बंद कर दिया था, सिर्फ अनानास के फल पे रखा था। मैंने बोला कि जो है कि जो जब भी इसे भूख लगे ना, बस इसी का जूस दो जो है, जब भी भूख लगे दिन रात एकदम, मतलब पूरी तरह से बंद करो सब। और ये सिर्फ अनानास के जूस पे रखो आप जो है। और करीब 20 या 22 दिन में 12 mm का वो स्टोन जो है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया था। वो एक EMD डॉक्टर के बच्चे का केस था जो है। उन्होंने चार जगह जो है कि USG कराई, उनको विश्वास ही नहीं था। USG करने वालों को भी विश्वास नहीं था, होम्योपैथिक से थोड़ी ना जाती है जो है। लेकिन जब इतनी जगह USG कराया, उसके बाद जो है कि जब कंफर्म हुआ, तब उसने कहा कि आज मुझे पता चला होम्योपैथिक अच्छी काम करती है जो है। और उसके बाद से उनके हॉस्पिटल में जो केस अच्छे नहीं होते वो मुझे जरूर रिफर करते हैं जो है। तो मैंने उसमें सिर्फ अनानास का जूस दिया था मैम जो है, और कुछ भी नहीं दिया था। मेरी मेडिसिन कितनी काम की, वो अगर 50% काम की होगी तो वो अनानास का जूस जो है कि 50% जरूर काम किया होगा जो है। थैंक यू मैम। संजय सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? एक दूसरी यहाँ भी लीजिए ना, उसका खाली उधर ही उधर देंगे यहाँ नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा बताइए। हेलो हेलो बोलिए मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब मुझे ये पूछना था, जैसे आपने पहले वाले केस में नारियल पानी और मौसम्बी का जूस बताया और इसमें अनानास का बताया, तो इज इट स्पेसिफिक फ्रूट कि कोई बीमारी में कोई फ्रूट देना है, या इज इट ओनली फ्रूट जूस? मैम जैसी मतलब की कंडीशन होती है ना सामने वाले की, उस कंडीशन के हिसाब से मैं जो है कि चूज करता हूँ कि क्या इसको देना है जो है। तो वो अलग अलग मतलब फ्रूट्स या जहाँ पे जूस की जरूरत होती है, उस बच्चे की कंडीशन उस समय इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे लग रहा था कि अभी कुछ हो जाएगा। और वो डॉक्टर का लड़का था, तो वो सिरिंज भर के रखा था कि अभी 1 मिनट रुको आप जो है मैं लगा देता हूँ, फिर आप केस टेकिंग करो, फिर आप मेडिसिन देते रहो। तो मुझे लगा कि अगर ये इंजेक्शन लगा देगा तो ये केस ही खराब हो जाएगा और ये केस चला भी जाएगा। तो मैंने कहा आप 1 मिनट और रुको ना जो है। और उसी 1 मिनट में मैंने उसको एक मेडिसिन भी दिया था
और वो फ्रूट पे रखा था, जूस पे, कि अब कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ यही दो आप जो है। तो जैसी कंडीशन होती है, जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है, वो मैं जूस उनको बोलता हूँ कि आप ये दे दो, आप ये कर दो, आप ये सिर्फ फल पे रखो, या आप सिर्फ गन्ने के रस पे रखो। तो जहाँ पे जैसी सिचुएशन होती है वे उस तरह का मैं बोलता हूँ उनको जो है। थैंक यू मैम। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट्स किसी को? मैम वो आपका रूब्रिक आपने जो सिलेक्ट किया था सपर आफ्टर, वो क्या था? इरिटेबिलिटी सपर आफ्टर। वो क्यों लिया था? वो मैंने रेट्रो रूब्रिक्स में लिया था एक्चुअली। ये रूब्रिक्स मैंने जो बोला ना, वही रूब्रिक्स लिया था मैंने। एंग्विश, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, सेंसिटिविटी पेन टू, एंड देन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, एवर्जन टू। तो ये 2-4 रूब्रिक्स जब डालोगे तो अर्निका आया था मेरा। एक्चुअली वो मुझे पेशेंट ही लगा, इतना इगोइस्टिक है, क्या जरूरत है, इसलिए मैंने अर्निका दिया। एंड देन रेट्रो में जब मैंने स्टडी किया तो इसको सपर मतलब इट इज लाइक कैसा रहता है, सपर इज लाइक व्हेन किसी को कुछ अगर हमने कुछ फेवर किया तो रिटर्न फेवर के लिए सपर वाज अरेंज्ड बाय द पर्सन। तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो जैसे किरण पाटिल मैम है ना, उन्होंने डाला था, और दत्तात्रेय सर ने कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। तो सेम वे कि इनको कोई एहसान चाहिए नहीं। तो सपर इज लाइक रिटर्न दे रहे ना, आप कोई फेवर कर रहा है उसको रिटर्न, यू आर गिविंग हिम रिटर्न, तो वो नहीं चाहिए उसको। तो दैट वाज द थिंग। इरिटेबिलिटी, सपर आफ्टर, और एक कुछ तो है सपर के थ्री रूब्रिक्स वी कैन सी। I have not written over here. So here supper is एहसान किसी का। ओके ओके। जी मैम, इसको क्या होता है ना कि हमको जो उस पर्टिकुलर रेमेडी का जो कोर फीलिंग होता है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होता है, उसको लिटरली मीनिंग नहीं लेना होता है। इसीलिए हमको कंफ्यूजन होता है, कई बार हम लिटरली मीनिंग उसका लेते हैं तो फिर उसको अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते। कोई भी रेमेडी, कोई 2 रूब्रिक्स पे या 2 प्रेजेंटेशन उनका पेशेंट का देख के अगर हम उसका हाउ देख के भी अगर दे दे तो उसके अगर हम थ्रेड्स जुड़ा ले तो ऑटोमेटिकली हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जो एक कोर रहता है उस रेमेडी का। जैसे ये रेमेडी को एहसान नहीं चाहिए ना, तो सी वो मिल गया ना कि इसको कोई किसी से फेवर नहीं चाहिए। तो ये फेवर लेगी तो क्या होगा, ये इरिटेट ही हो जाएगी ना, ऑलरेडी सो मच ऑफ इरिटेशन। और वो दिख भी रहा था कि वो अपने सिस्टर इन लॉ से भी ले नहीं रही है ना, कोई सिंपैथी नहीं ले रही या कंसोलेशन नहीं ले रही, वो दूर बैठी है, वो कुछ बोली नहीं। सिस्टर इन लॉ नेवर स्पोक एनीथिंग। वो क्या, मैंने जब ऑब्जर्व किया, ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन का रहता है कि ये कैसे IPR, how the IPR is behaving or how the patient is having a relation with the IPR, ये सब चीजें हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो हमको क्वेश्चंस करना ही नहीं पड़ता है। मैंने बस एक ही क्वेश्चन किया था इस केस में, और व्हेन शी टोल्ड मतलब नेचर बताओ, तो ये बात पे मैंने अर्निका दे दिया था। तो मैंने एज सच एक केस टेकिंग या कुछ लिया ही नहीं। इट वाज ऑल ऑन द ऑब्जर्वेशन व्हाट आई हैड सीन। मेरा फर्स्ट डे ऑफ द OPD, जब वो पेशेंट पहली बार आया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद का उसका प्रेजेंटेशन, तो एक थोड़ा वो गुस्सेल वाला पर्सनैलिटी मुझे फील हो रही थी वो। तो फिर उस पर आई कुड क्लब ऑल द रूब्रिक्स, और फिर अर्निका तक पहुंच गई मैं। तो ये चीजें ऐसी नहीं कि हर चीज को रूब्रिक में डाल दो। मतलब आज भी बहुत सारे हमने देखे कि रूब्रिक्स बहुत लोगों ने डाला कि इगोटिज्म है, हॉटी है, देन सेल्फिश है, बट सेल्फिशनेस आपको दिखा किधर है, नहीं ना सेल्फिशनेस वहां पे किधर। ये इगोटिज्म है, बट उसका ईगो हर्ट हो जाएगा क्योंकि हर ब्रदर, हर मदर आर वेल एजुकेटेड, दे आर। तो इसका अभी तक इस बंदी का मुझे एजुकेशन पता नहीं है। शी इज अ हाउसवाइफ, तो गेस व्हाट, शी वांट्स टू रिमेन एट दैट लेवल। इसीलिए ये जताती है ना कि खुद को कुछ तो बता रही है अलग से, ये खुद को कुछ तो मीन्स लाइक शी शुड नॉट फील लो।
भाई के या भाभी के सामने या माँ के सामने इसको खुद को एक कुछ तो महसूस कराना है, इसलिए शी इज हैविंग दैट ईगो, शी इज कैरिंग दैट थिंग। तो ये चीजें मतलब रेमेडी का जो एक हाउ रहता है ना, ये थ्रू एंड थ्रू हमको महसूस होता है ये कैसे ये कर रही है रिएक्ट। तो बस उसको हमको जुड़ाना पड़ता है, ये सब जो अलग अलग थ्रेड्स मिलते हैं, वी जस्ट हैव टू कनेक्ट दैट टू रीच टू द रेमेडी सिमिलिमम। जी मैम, आपकी ऑब्जर्वेशन की वजह से ही मतलब इजी हो गया ये केस बहुत। अगर ऑब्जर्वेशन का पार्ट उस तरह से थोड़ा भी मिसिंग रहता तो सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहने वाला था कि मेडिसिन है क्या, अलग अलग मेडिसिन में जाते वो आप। हाँ बोलिए मानिक सर। वो पैसे का लिखते नहीं तो कोई भी रेमेडी तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जो सिस्टर इन लॉ के साथ जो बातचीत हुई वो अगर केस में नहीं रहती ना तो ये केस निकलना मुश्किल ही है। यस तो सर। इसीलिए तो आईपीआर बेस्ड केस टेकिंग है ना, वो बेस्ट रहता है हमेशा। वर्षन पे जाते हैं ना तो फंस जाते हैं। आईपीआर बेस्ड केसेस बहुत अच्छी तरह से निकलती है। ये केस में तो पूरा आईपीआर का ही रोल था ना, वो सिस्टर इन लॉ ने जो बताया ना कि ये पैसा दे के जाती है, वहीं पे केस क्लियर हो गया। नहीं तो क्या क्या पकड़ सकते हैं? तो फिर वो एंग्विश और ये इरिटेबिलिटी और वो फिर मूड रिपल्सिव यही पकड़ते बैठते फिर सब, है ना। कंसोलेशन है, एग्रेवेशन, मूड रिपल्सिव, टच्ड एवर्जन, यही इसी में फंस जाते फिर सब। पूरा लिस्ट ही आ जाता है ना, वही रेमेडीज आ जाए, नक्स वोमिका, कैमोमिला, कॉफिया, ये सब आ रहे थे चार्ट में, बट कुछ क्या डिफरेंट है वही जरूरी था। तो वो चल ही रहा था कि कैमोमिला काम नहीं कर रही, तो ये क्या है? तो शी वाज नॉट लाइक नक्स भी नहीं लग रहा, कॉफिया भी नहीं, तो मुझे ऐसे लगा कि और कुछ तो है जो मिसिंग है। ये तो है अच्छे बट कुछ सेल्फ भी है। तो ये दो ही चीजें थी दिमाग में। जस्ट आई कंफर्म, तो उसने ये बोलने के बाद में आई कुड कंफर्म कि अरे इतना ईगो क्यों है ना, व्हाई शी इज कैरिंग दैट मच ऑफ ईगो। ये सब चीजें हमको आना चाहिए साइड बाय साइड कि हमने क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, या कहाँ पे ऑब्जर्व करना है। क्योंकि एवरीथिंग हमको रेडी प्लेटर तो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट जो बोलता है उसके बराबर अपोजिट रहता है। तो हमको वो भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे वी हैव टू टेक दैट थिंग और कहाँ पे उसके अपोजिट हमको लेना है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन या फिर तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, टू रीड अ फेस रीडिंग, क्योंकि जनरली यही बहुत हेल्प करता है हमको। इसलिए व्हेनेवर बॉडी लैंग्वेज या वो पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे, ये सब बातें बहुत जरूरी रहती है। नॉट एसेंशियली कि बस पेशेंट जब अपने ओपीडी में बैठा है अपने सामने तो ही वी हैव टू ऑब्जर्व हिम एंड गिव हिम अ रेमेडी। हमको डे इन डे आउट हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे हाउ ही इज रिएक्टिंग, हाउ इज इंटरैक्टिंग, कैसे वो मतलब कितना कॉन्फिडेंस है या लो कॉन्फिडेंस है, या कितना ट्रुथ है उसके बातों में, या ही इज अ लायर। ये सब चीजें हमको बहुत सारी हमारे आजू बाजू के लोगों से सीखने को मिलती है। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत शार्प होती है हमारे। टू बी अ गुड होम्योपैथ ये सब बहुत जरूरी है। जी मैम। यहाँ पे कितने लोग ऐसा मायके में जाने के बाद अपने मेड से काम अगर किया तो पैसा देगी? कितने लोग कर सकते हैं ये बोलो? अरे बोलो यार, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कोई नहीं सर, कोई भी पैसे नहीं देगा ना। उसके जैसा बिहेव नहीं कर सकते ना, अर्निका के जैसा। काउंसिल है ना, हेड है ना काउंसिल का। नेक में ही है उसका पैथोलॉजी। टीबी इन द नेक, टीबी कहीं पे भी हो सकता था, वहीं पे क्यों जड़ गया? है ना, झुकेगा नहीं साला। तो फिर लेके बैठ, नेक पेन लेके बैठा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो अभी सब भागने वाले हैं हम लोग। All are like drowsy supper after.
सब लोग है क्या कोई किसी को डाउट? चले गए शायद सर, नहीं तो वो चटाई वाले अभी है बस। शैलेश सिंह सर आप ऐड करो अगर फ्री हो तो। सर मैं तो जस्ट एंटर हुआ हूँ अभी अभी मैंने देखा तो मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं आर्निका तुरंत केस आया हूँ। था सर, आर्निका का केस था। अच्छा अच्छा, आर्निका आर्निका आर्निका, जी जी जी, आर्निका केस आर्निका ऐसा था, मतलब जी केस बोलिए सर। ऐसा था कि जी ये बंदी मायके में भी आती है ना, तो ये मेड से जो काम करवाती है, मतलब उसके बर्तन धोए, कपड़े धोए, कुछ धोए, तो उसका पैसा देती है खुद। माँ या बहन बहन को भाई को देने नहीं देती, खुद देती है। इतना ईगो था इसमें। जी, एक सर मैं छोटा सा केस बता नहीं देता हूँ, आपने बोला है तो। हाँ, तो आपसे केस चाहिए करके तो आपको बोलने पे मजबूर कर दिया मैंने। जी 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 तो केस रीनल स्टोन का है ये, और ये लड़की की उम्र थी 1920, मतलब 19-20 साल, 1920 नहीं। तो वो जो है दो लड़कियां आई थी साथ में दिखाने, तो उसकी शायद सिस्टर, बड़ी सिस्टर के साथ आई थी वो दिखाने। तो उसको जो है स्टोन यूरेटर में था और एक स्टोन किडनी में था। तो मैंने कहा कि ये तो तुमको जो यूरेटर का स्टोन है, इसका तो पेन तुमको पहली बार तो हुआ नहीं होगा, ये तो पेन तुमको पहले भी हुआ होगा, क्योंकि वो 2/3 के आसपास था, मतलब ऊपर से नीचे था। तो बोली हाँ सर हुआ, तो कई बार वो स्टोन का पेन हुआ। तो हमने कहा फिर तुमने, तो उसने बड़ी वाली बहन ने कहा कि किसी को पता नहीं है सर कि इसको दर्द हुआ। हमने कहा क्यों, तुमने बताया नहीं? तो उसने कहा कि सर जब दर्द होता था तो क्या करती थी तुम। मेरा ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, मादिक सर आप जानते हो, सीधा रहता है कि जब दर्द होता है तो उस समय पर्टिकुलर तुम क्या करती हो। तो वो कहा रोती थी सर, और हमने कहा कि रोती थी और फिर भी घर में किसी को पता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ मैं किसी को बताती नहीं थी, मैं अंदर चुपचाप रोती थी। हमने कहा कि स्टोन, रीनल स्टोन के पेन मतलब ये इतना सीवियर होता है, फिर भी तुमने नहीं बताया, कैसे, क्यों नहीं बताया? तो वो बड़ी बहन ने कहा कि इसको हमने रोते हुए देखा तो पता चला कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो हमने कहा फिर ऐसा बेटा तुम क्यों करती थी? तो उसने कहा कि यही था कि जो है आज ये लोग करेंगे और कल को मुझे ताने सुनाएंगे, मतलब डायरेक्ट बोला उसने। तो वो आर्निका दिया गया था, आर्निका से सीधा सीधा वो जो है, मतलब यूरेटर वाला तो 2-3 दिन में निकल गया था और ये वाला भी निकल गया था, उसके बाद एक केस निकल गया था। तो इतने एगोइस्टिक होते हैं, इतने एगोइस्टिक होते हैं कि मरते मर जाऊंगा लेकिन किसी को कुछ नहीं कहूंगा। और एक ओल्ड एज था बंदा, उसको पैरालिसिस हो गई थी। पैरालिसिस के बाद वो मतलब एक साइड का पैरालिसिस था, अपने से चल नहीं पाता था वो। और उसके बाद फिर उनको जो है कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आए, धीरे धीरे वो बहुत इरिटेबल हो करके, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, लीवर का भी कुछ शायद कॉम्प्लिकेशन था, इस तरह का ये सो एंड सो था। वो उसको मैंने 2 बार दवाई दी, 3 बार दवाई दी, वो ठीक नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ उसको मुझे से। फिर उसके बाद संजोग से एक बार उनकी हालत बहुत खराब थी, तो मैं उनके घर पे गया, मेरे जानने वाले थे, मैं उनके घर पे गया। तो मैं जब घर पे गया तो मैं बैठा ही था, और ये जहाँ पे थे वहां तक मुझे ले जाया गया। ये उठे और उठने के बाद इनको टॉयलेट जाना था, और इनकी वाइफ आई इनको ले जाने के लिए, उसका हाथ इन्होंने झटक दिया, वो किया, और उसके बाद ये खुद से चलने की स्थिति में थे नहीं, किसी तरीके से वो उनको पकड़ के लेके गई अंदर। तो मैंने उनको आर्निका प्रिस्क्राइब की थी, और आर्निका प्रिस्क्राइब करने के बाद उनका नेचर बिल्कुल फिर काम हो गया था। तो वो हेल्प नहीं ले सकते हैं, और उसके पीछे कारण ये रहता है कि फिर ताना सुनना पड़ेगा, बाद में तुम मुझे ये कहोगे। तो बहुत बढ़िया मेडिसिन मैम। और आर्निका को लेकिन कई बार हम मिस करते हैं, नेट्राम्यूर या इस सिक्रेटिव जैसी मेडिसिन हमको कई बार लगती है, लेकिन वो नहीं होता है। आर्निका में सीधा सीधा वो है कि रिफ्यूजर टू ऐसे करके, ये हमारे एलेंस की नोट में भी डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है
कि वो जो है सेंड्स द डॉक्टर होम करके शायद ऐसा कुछ लाइन लिखी है। तो मैं तो मैम का केस नहीं टेक सुनता। मेडिसिन वो भी है ना, रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन। नहीं, सेंड्स फिजिशियन टू होम, घर भेज देता है। अगर समझो डॉक्टर घर को देखने को गया है, उसको विलेज लेवल में ऐसा सोचो कि पेशेंट को देखने डॉक्टर गया है, तो उसको बोल देते इसको काय को बोला है, इसको क्या आता है, ऐसा बोल देते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सर, ये जो लाइन मटिया मेडिका की थी, तो इसको मेरे दोस्त के पिताजी थे सर। हुआ क्या था कि एक बिल्डिंग में मेरे दो दोस्त रहते। एक दोस्त के बेटी का एंगेजमेंट का खाना वगैरह था, तो मैं खाना खाने गया था। तो दूसरा दोस्त क्या बोला, मेरा जो कॉमन फ्रेंड है हमारा, वो बोला कि अभी खाना खाने के बाद थोड़ा देखते हैं, बापू की तबीयत खराब है, हम लोग ऊपर थोड़ा जाके देख के आते हैं। तो मैं बोला चलो जाएंगे, उसमें क्या है, वो भी मेरा पुराने पेशेंट ही है। तो मैं गया तो वो सोए थे, उसने चादर मुंह पर से निकाली और बोले डॉक्टर आए। तो मेरी तरफ देखा और बोले इनको काय को बोला है, मेरे को कुछ दवाई नहीं चाहिए। मैंने सीधा अर्निका प्रिस्क्राइब किया था वो टाइम पे। वेल सेज व्हेन वेरी सिक। हाँ, बहुत सारी रूब्रिक सर, इसी लाइन से बहुत सारी रूब्रिक बन जाएगी, बहुत सारी रूब्रिक, वो सब कड़ी जुड़ जाती है, कड़ी जुड़ जाती है। ये पुलिस ईगो है ना उसका। बिल्कुल 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 सर। और जो है मतलब ये आउट ऑफ द ईगो है। हाँ बोलिए मैम। फ्रिवोलस भी रहता है ना स्टार्ट में, बाद में टेमेरिटी फ्रिवोलस रहता है, बाद में पेन्स या सफरिंग में हेल्प नहीं चाहिए बट बर्दाश्त करता रहता है। बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन बोलता है आउट ऑफ द ईगो। आर्सेनिक यही लाइन बोलता है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब बीमारी तो मुझे लेके जाएगी, और अब ये डॉक्टर जो है, अब इसमें बीमारी में पैसा अगर खर्च होगा तो फिर मेरा और मतलब मेरा पैसा ही जाएगा, बाकी चीजें जाएंगी। तो वो भी बोलेगा कि अब दवाई की जरूरत नहीं है, अब मत करो दवाई मेरी, तो वो भी रिफ्यूज करता है। सबका कारण अलग अलग होता है, लेकिन आर्निका से बड़ा इगोइस्टिक तो मुझे शायद नहीं कोई मेडिसिन है। लेकिन फुली सिगो है, आर्निका में फुली सिगो है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी सर। ठीक है जी जी मैम। तो वाइंड अप करते हैं आज की शानदार वीसी को। ढेर सारी बारिश हुई है आर्निका की आज, ऐसा बोल सकते हैं हम। हमारे सभी रेस्पेक्टेड मेंटर्स ने अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने केसेस शेयर किए हैं, तो उससे आपको और अच्छी क्लैरिटी आई होगी। तो हम सच में बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे मेंटर्स हैं कि वो दिल खोल के अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, अपने केसेस सब कुछ शेयर करते हैं। और मतलब फॉर्मेलिटी जैसा कुछ नहीं रहता है। मतलब बीच में हो सकता है कि मैम को जल्दी निकलना भी हो, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ गया तो बिल्कुल भी कोई उनके माथे के ऊपर शिकन नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम। बहुत ही प्यारा केस था मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला इस केस से। और शैलेश सर को भी बहुत बहुत आभार, मानिक सर को और हमारे संजय पटेल सर को और सभी मेंबर्स को। सॉरी। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू संजय पटेल सर, थैंक यू शैलेश सिंह सर, थैंक यू नीलोफर दीदी, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सबने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संजय सर, शैलेश सर और माडिक सर तो हमेशा रहते ही है गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, सबने इनपुट्स डाले। थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। चलो बाय।